लाइव कीजिए हो। लाइव हो गया है? आ जाइए। चलिए, तो जो है आप सबसे पहले पिछले क्लास के चीजों का रिवीजन कर लीजिए। आज बदमाशी नहीं किए हैं? हाँ, बदमाशी कीजिएगा तो यही चैप्टर उड़ा देंगे। अपने बदमाशी करना बंद कर दीजिएगा। 2 4 5 को चैप्टर उड़ा ना, बदमाशी खत्म। चलिए आ जाइए अब। तो पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है आगे बढ़ जाएंगे। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम अपनी राजधानी किस नगर को बनाए? गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम। बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगैकोंडचोलपुरम नामक शहर को किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र, जो 2213 वाला लास्ट वैकेंसी क्लियर हुआ है ना, उसमें हमको लगता है प्रीलिम्स या मेंस में पूछा है कि गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र। कडारकोंड की उपाधि किसने धारण? राजेंद्र। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोलकालीन राजाओं को सलाह एवं सहयोग देने हेतु जो मंत्री परिषद होता था उसे क्या कहा जाता था? उडन कुट्टन। उडन। चोल काल में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत उच्च स्तरीय या बड़े पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? पेरोंदरम। क्या? पेरोंदरम। चोल काल में प्रांत का विभाजन किसमें हुआ? प्रांत का विभाजन, प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में। प्रांत का विभाजन कमिश्नरी में। चोल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम। चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वशासन। स्थानीय। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चोल काल में प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्थानीय। बड़े गांव को तन्यूर। बड़े गांव को तन्यूर। चोल काल में किस भाषा का विकास? तमिल। कौन भाषा? तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। कंबन, कुट्टन और तमिल साहित्य का त्रिरत्न किन्हें माना जाता है? कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा। चालुक्य और राष्ट्रकूट दोनों एक साथ पढ़ेंगे। चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और राष्ट्रकूट दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग मार लीजिएगा चालुक्य और राष्ट्रकूट। आपके बैच में जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास 16 जून से शुरू होगा। 15 तारीख के आसपास बोले हैं ना, 16 जून से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 16 जून से मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होगा। 16 जून से। ठीक है, उससे पहले प्राचीन खत्म हो जाएगा। अब बस लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये, लास्ट चैप्टर है, समझे। और इसके बाद जो है क्वेश्चन करवाना है। इसके बाद क्वेश्चन करवाना है। तो क्वेश्चन में भी हमको लगता है 3 4 चैप्टर तो हो ही गया। कितना हुआ है? 4 4 चैप्टर।
4 हुआ या 5? 4। टोटल जो है आपको 12-13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। तो जो है आपको वही 8 चैप्टर बचेगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे हम लोग, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी खत्म होगा तो खत्म कर देंगे खत्म हो जाएगा उससे पहले। चलिए, चालुक्य और राष्ट्रकूट। देखिए, जब दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए थे, ऐसे ऐसे होकिए ने, सबसे ज्यादा गर्मी तो आप ही को लगता है, समझे, एकदम एसी में रहते हैं घर पे, समझे। चलिए देखिए, जब आपको दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो यह बात हम आपको स्पष्ट किए थे कि किस वंश का शासन कहां पर रहा है। चालुक्य और राष्ट्रकूटों की अगर हम लोग बात करें तो चालुक्य और राष्ट्रकूटों का जो शासन रहा है, चालुक्य और राष्ट्रकूट का शासन रहा है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में, मूल तौर पर कर्नाटक के क्षेत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में मूल तौर पर दोनों राजवंशों का शासन रहा है कर्नाटक के क्षेत्र में। कहां रहा है? कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में रहा है। अब देखिएगा आप, चालुक्यों की कई सारी शाखाएं हुआ करती थी। चालुक्यों की जो कई सारी शाखाएं हुआ करती थी, जैसे चालुक्यों की एक शाखा हुआ करती थी वातापी या बादामी का चालुक्य, वातापी या बादामी का चालुक्य एक शाखा हुआ करती थी कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। एक शाखा हुआ करती थी वेंगी का चालुक्य, एक शाखा हुआ करती थी वेंगी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य। अब चालुक्यों की इन तीनों शाखाओं में जो सबसे प्राचीनतम तथा सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी वह आपको वातापी का चालुक्य था, वह आपको वातापी का चालुक्य था। सबसे महत्वपूर्ण वातापी का चालुक्य या बादामी का चालुक्य था। जो वातापी या बादामी का चालुक्य वंश रहा है, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का शासन 550 ईस्वी से लेकर 752 ईस्वी तक रहा है। 550 ईस्वी से लेकर 752 ईस्वी तक रहा है। और ये जो वंश है, इस वंश की स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई है। जो वातापी या बादामी का चालुक्य है, इस वंश की स्थापना जो है आपको जयसिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जयसिंह, जयसिंह के द्वारा किया गया है। वहीं इस वंश में जो प्रथम महान शासक हुए या प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक हुए, इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक अगर हम लोग देखें तो इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक हुआ कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम इस वंश का प्रथम जो है आपको साम्राज्य निर्माता शासक हुआ। वहीं इस राजवंश के जो सबसे महान शासक है, अगर इस राजवंश के सबसे महान शासक की हम लोग बात करें तो इस राजवंश के सबसे महान शासक हुए, उनका नाम था आपको पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। जो आपको पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल
ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी, 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो ये महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की थी। इन्होंने जो है आपको महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की थी। तथा आपको जो पुलकेशिन द्वितीय है इसके विषय में जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। इनके दरबार में एक विद्वान रहता था जो कि इनका दरबारी कवि भी था, उनका नाम था रवि कीर्ति। इनके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था आपको रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति, समझ गए? रवि कीर्ति नाम था जो कि इनका दरबारी कवि था। और रवि कीर्ति के द्वारा ही संस्कृत भाषा में ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी। रवि कीर्ति के द्वारा ही संस्कृत भाषा में ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी। और यही जो ऐहोल प्रशस्ति लेख है, यही ऐहोल प्रशस्ति लेख हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। ऐहोल प्रशस्ति लेख ही हमें यह बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को भी पराजित किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम को भी पराजित किया था। लेकिन कालांतर में जाकर पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जब नरसिंह वर्मन प्रथम बने तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित तथा हत्या जो किया है उसका नाम है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में ऐहोल प्रशस्ति लेख से ही मिलता है। और ऐहोल प्रशस्ति लेख ही ये सभी प्रकार की जानकारी हमें देता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय जो है आपको किससे पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के बाद वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के अंतर्गत कई सारे शासक हुए, लेकिन सभी अयोग्य था। इसी वजह से उन शासकों का कोई बहुत ज्यादा खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है। वहीं आपको वातापी या बादामी वंश के जो अंतिम शासक हुए, वातापी या बादामी वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है कीर्ति वर्मन द्वितीय का। और कहा जाता है कि जो कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दिया। दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या कर दिया और कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। मतलब जिस एरिया में, जिस कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे एरिया में पहले वातापी के चालुक्यों का शासन हुआ करता था, वातापी के चालुक्य वंश के शासन का अंत दंती दुर्ग ने किया और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की। और बाद में जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासन का अंत करके कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना हुई। यही कारण है कि आप देख रहे हैं सबसे पहले वातापी के चालुक्यों ने शासन किया, वातापी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों ने शासन किया और राष्ट्रकूटों के बाद
कल्याणी के चालुक्यों ने शासन किया। यही कारण है कि हम जो आपको हेडिंग मरवाए हैं, आपको राष्ट्रकूट और चालुक्य दोनों सम्मिलित रूप से हेडिंग मरवाए हैं, क्योंकि दोनों जो है सम्मिलित रूप से शासन किया। पहले वातापी का चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी का चालुक्य, फिर बेंगी का चालुक्य, समझे, फिर बेंगी का चालुक्य, इस प्रकार से शासन किया है। तो आगे हम लोग राष्ट्रकूटों के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा, चालुक्यों की कई सारी शाखाएं चालुक्यों की कई सारी शाखाएं हुआ करती थी। जैसे एक नंबर में वातापी या बादामी का चालुक्य, जैसे एक नंबर में वातापी या बादामी का चालुक्य, एक नंबर में वातापी या बादामी का चालुक्य, वातापी या बादामी का चालुक्य, वातापी या बादामी का चालुक्य। दो नंबर में कल्याणी का चालुक्य, दो नंबर में कल्याणी का चालुक्य, दो नंबर में कल्याणी का चालुक्य, दो नंबर में कल्याणी का चालुक्य। तीन नंबर में वेंगी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चालुक्यों की सबसे प्राचीनतम, 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 सबसे प्राचीनतम, चालुक्यों की सबसे प्राचीनतम, चालुक्यों की सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण शाखा, महत्वपूर्ण शाखा वातापी का चालुक्य था। चालुक्यों की सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण शाखा वातापी का चालुक्य था, 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 वातापी का चालुक्य था। फुल स्टॉप। इस वंश के उसी में इस वंश के संस्थापक के रूप में, इस वंश के संस्थापक के रूप में जयसिंह, इस वंश के संस्थापक के रूप में जयसिंह का विवरण, जयसिंह का विवरण मिलता है, जयसिंह का विवरण मिलता है, जयसिंह का विवरण मिलता है, जयसिंह का विवरण मिलता है। फुल स्टॉप। इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, इस वंश का
प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम बोर्ड पे लिखा हुआ है, कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है, 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 कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। अब नीचे से इस वंश के सबसे महान शासक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश के सबसे महान शासक, इस वंश के सबसे महान शासक, इस वंश के सबसे महान शासक, इस वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय, इस वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं, पुलकेशिन द्वितीय हैं। इनका शासनकाल, इनका शासनकाल 609 ईस्वी से 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, 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 जिसकी रचना उनके राजकवि रवि कीर्ति ने, जिसकी रचना उनके राजकवि रवि कीर्ति ने, जिसकी रचना उनके राजकवि रवि कीर्ति ने, उनके राजकवि रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है। ऐहोल प्रशस्ति लेख हमें यह बताता है कि, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, ऐहोल प्रशस्ति लेख हमें यह बताता है कि ऐहोल प्रशस्ति लेख हमें यह बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को, उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में, नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में पराजित किया। 618 ईस्वी में पराजित किया। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। पुलकेशिन द्वितीय ने उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में, पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में पल्लव वंशी शासक 630 ईस्वी में पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। 642 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू लिखना है। 642 ईस्वी में पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने ईस्वी में पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा। वातापी के चालुक्य वंश के, नीचे से लिखिएगा, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक, पॉइंट में अगला पॉइंट में क्या बोल रहे थे, यही बात ना, अगला पॉइंट में लिखिए ना। वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए। कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए जिसकी हत्या दंती दुर्ग ने कर दी। और वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली।
राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। है पानी गर्म है वो, है कोई है जी? है कोई है जी? ठंडा पानी पिलाइए तो थोड़ा सा। देखिए ऐसे ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए मास्टर को, लेकिन हम पी लेते हैं। ठीक है, क्या कीजिए, ठंडा है ना, यहीं से लिए हैं, रूम से लाए हैं, खरीद के लाए हैं सही में। अच्छा, पैसा दे देंगे। पैसा है कहाँ? पैसा है, हाँ है। हाँ ठीक है, लगा पीने में। चलिए आइए, राष्ट्रकूट। दूसरा मास्टर से हिस्ट्री पढ़िएगा हो, पढ़िएगा तो बोलिए दूसरा मास्टर एगो लाते। दिल्ली का मास्टर है, पढ़िएगा, बोलिए। आए, वो बहुत फोन कर रहा है, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, पढ़िएगा, बोलिए। मध्यकालीन पढ़ लीजिए, उसी नहीं पढ़िएगा। चलिए आइएगा आप, देखिए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का अर्थ होता है देश का प्रधान। राष्ट्रकूट का क्या अर्थ होता है? देश का प्रधान, देश का प्रधान। राष्ट्रकूट का अर्थ होता है देश का प्रधान, देश का प्रधान, देश का प्रधान, देश का प्रधान। देखिए जैसे आपको चोल काल में तमिल भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, उसी प्रकार से अगर बात राष्ट्रकूट काल की जाए तो राष्ट्रकूट काल में जिस भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था वह भाषा था कन्नड़। कौन भाषा था? कन्नड़। कन्नड़ भाषा हुआ करता था, कन्नड़। राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़ हुआ करती थी। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, तमिल भाषा के त्रिरत्न के अंतर्गत कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी आता है। उसी प्रकार से जो कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न है, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के अंतर्गत पम, पोन और रन्ना, पम, पोन और रन्ना आता है। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के अंतर्गत पम, पोन और रन्ना, पम, पोन और रन्ना आता है। ये तीनों राष्ट्रकूटकालीन विद्वान थे और कन्नड़ भाषा के विकास में इन तीनों का योगदान रहा है, सबसे प्रमुख योगदान रहा है। यही कारण है कि इन तीनों को कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न कहा जाता है। देखिए, आपको जब कर्नाटक राज्य के भीतर अलग अलग जगहों का उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन से जो है कुछ शिलालेख मिले हैं, कुछ अभिलेख मिले हैं। तो कर्नाटक के उत्खनन से जो शिलालेख और अभिलेख मिले हैं वही हमें यह जानकारी देता है कि कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था। कर्नाटक के क्षेत्र में जो है राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था। और आप इस बात से अवगत हो चुके हैं कि जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना किसने की है? तो देखिए, हम आपको बताए थे कि वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय हुए। कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी और दंती दुर्ग ने कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या करके
वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की थी। कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है आपको दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने जो है आपको राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की है, राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की है। और दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। मान्यखेत कहिए या मलाजखंड कहिए, दोनों एक ही बात है, कर्नाटक में पड़ता है। तो दंती दुर्ग ने जो है अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाजखंड को बनाया। मान्यखेत या मलाजखंड को अपनी राजधानी बनाकर जो है दंती दुर्ग ने शासन प्रशासन करना शुरू किया, और यही जो है आपको राष्ट्रकूटों की राजधानी रही है। और यह प्रश्न कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां रही है, रेलवे, एसएससी जैसे लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न जो है आपसे पूछ दिए गए हैं कि जो है आपको राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मान्यखेत या मलाजखंड। मान्यखेत या मलाजखंड जो है आपको इसका उत्तर हो जाएगा। अब चीजों को यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग मार लीजिए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट लिखिएगा। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है, देश का प्रधान होता है। फुल स्टॉप। कर्नाटक, उसी में कर्नाटक से, उसी में कर्नाटक से, कर्नाटक से जो शिलालेख मिले हैं, कर्नाटक से जो शिलालेख मिले हैं वो हमें यह बतलाता है कि वो हमें यह बतलाता है कि वो हमें यह बतलाता है कि यह बतलाता है कि वो हमें यह बतलाता है कि वो हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रकूटों का शासन कर्नाटक में रहा है। राष्ट्रकूटों का शासन कर्नाटक में रहा है। राष्ट्रकूटों का शासन कर्नाटक में रहा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, राष्ट्रकूटों, नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रकूटों की राजभाषा राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़ हुआ करती थी। कन्नड़। राष्ट्रकूटों की राजभाषा कन्नड़ हुआ करती थी, कन्नड़ हुआ करती थी। इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ।
इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। नहीं चाहिए अब। इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्या बोल रहे हैं? है? इस काल में कन्नड़ भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, फुल स्टॉप। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, उसी में कंटिन्यू, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पंप, पोन और रन्ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न पंप, पोन और रन्ना। कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न पंप, पोन और रन्ना, रन्ना को कहा जाता है ये तीनों विद्वान राष्ट्रकूट कालीन ही थे। 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 अब नीचे से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की, फुल स्टॉप। उन्होंने अपनी राजधानी, उसी में कंटिन्यू, उसी में लिखिएगा। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाज खंड को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाज खंड को बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाज खंड को बनाया। कर्नाटक में है। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाज खंड को बनाया। मान्यखेत या मलाज खंड, मलाज खंड लिखना पड़ेगा, मलाज खंड, मलाज खंड को बनाया। चलिए अब आगे सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए आपको जो है दंती दुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की, थोड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का हुआ करता था। और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के होने के कारण ही जब ये शासक के पद पर थे तो उस अवधि के दौरान इन्होंने, दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रकूटों का शासन कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। लेकिन जब दंती दुर्ग शासक हुआ करता था, अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो है दंती दुर्ग ने, अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो है दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया। मालवा का अभियान किया और मालवा का अभियान करके उन्होंने मालवा को जीता। मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने, मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ को इतिहास में नाम दिया जाता है हिरण्य गर्भ यज्ञ। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है महादान यज्ञ। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है महादान यज्ञ। तो जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग जो है मालवा का अभियान कर मालवा को जीता और मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ अर्थात महादान यज्ञ का आयोजन किया। और जब दंती दुर्ग हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था तो उस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका अदा किया था। द्वारपाल, द्वारपाल समझते हैं? अरे देखिए समझाते हैं। जो हाई प्रोफाइल मैरिज होता है,
हाई प्रोफाइल मैरिज मतलब बड़े लोगों की जो शादी होती है उसमें आप देखेंगे, आप जब एंट्री करेंगे तो गेट पर जो है 2 लोग खड़ा होगा, एगो इधर एगो इधर, देखे हैं? उसी को द्वारपाल कहा जाता है। एक प्रकार का रक्षक का काम करता है, रक्षक का काम करता है, नहीं स्वागत करने का काम उसका नहीं होता है। स्वागत करने का मतलब हुआ कि जो है फूल माला लेकर के आगे आना। वो फूल माला लेकर के आगे थोड़े आता है, वो तो अपना ऐसे एगो हाथ में तलवार भाला लेकर के जो भी रहता है खड़ा रहता है ना जी। या फिर बहुत हाई प्रोफाइल में जाइएगा तो गोली बंदूक लेकर के खड़ा रहता है। यानी एक प्रकार का बॉडीगार्ड कहिए ना, बॉडीगार्ड, संरक्षक, समझ गए? संरक्षक, बॉडीगार्ड एक प्रकार का कहिए, समझ गए? तो आपको जो है, आप इस बात को समझिएगा कि जब राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था तो उस समय गुर्जर प्रतिहार बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। गुर्जर प्रतिहार राजपूत शासक था, राजपूत शासक था। देखिए मध्यकालीन भारतीय, अभी हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं। देखिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, एक उत्तर भारत का इतिहास, एक दक्षिण भारत का इतिहास। वैसे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, एगो पूर्व मध्यकाल, एगो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। एगो पूर्व मध्यकाल, एगो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। जो पूर्व मध्यकाल है वहीं पर राजपूत शासकों के विषय में हम आपको अवगत करवाएंगे, राजपूत शासकों के विषय में अवगत करवाएंगे, गुर्जर प्रतिहार के विषय में वहां पर जो है हम आपको अवगत करवाएंगे। तो आप समझिएगा इस बात को कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना के समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता तो क्या राष्ट्रकूटों के लिए वो द्वारपाल की भूमिका अदा करता? नहीं करता। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। बाद के वर्षों में जाकर के जो है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ये बात आपको आगे जाकर के जो है पता चलेगा कैसे शक्तिशाली हो गया, समझ गए? ये चीज है। अब दंती दुर्ग के बाद जो है राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक बने कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक कौन बने? आपको कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के विषय में कहा जाता है कि जो कृष्ण प्रथम था, इन्होंने महाराष्ट्र के भीतर एलोरा में एक मंदिर का निर्माण करवाया है, जिस मंदिर को इतिहास में कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। और जो महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है वह राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा ही पत्थर को काट काट कर करवाया गया है। और यह जो मंदिर था, यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित था। कौन शैली में निर्मित था? बेसर शैली, बेसर शैली में निर्मित था। आप याद कीजिए, कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है आपको कृष्ण प्रथम ने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश में और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के अगले एक महान शासक हुए ध्रुव या धारा वर्ष। ध्रुव या धारा वर्ष, जो ध्रुव या धारा वर्ष है, ध्रुव या धारा वर्ष का इतिहास में महत्व इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक हुए जिन्होंने कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए, इससे पहले भी कन्नौज से आप निश्चित तौर पर अवगत हुए होंगे। जब आप हर्षवर्धन को पढ़ रहे होंगे तो हर्षवर्धन को पढ़ने के वक्त जो है आप कन्नौज से अवगत हुए होंगे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी 611 ईस्वी में कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना था। जब हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना था तो उस समय हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन 611 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के जगह कन्नौज को बनाया। क्योंकि जो कन्नौज था, अगर बात कन्नौज की जाए तो 7वीं 8वीं सदी में कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक शहरों में शामिल हुआ करता था। देखिए हर कालखंड में अलग अलग शहर जो है आपको प्रसिद्ध रहा है। तो जो 7वीं और 8वीं सदी का कालखंड है उस समय कन्नौज जो है सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था। सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से कन्नौज महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसी कारण 7वीं और 8वीं सदी के दौरान कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जो कन्नौज है, अगर बात कन्नौज की करें तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वर्तमान में कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था।
कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, मतलब कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर 3 गो राजवंश के शासक आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और कन्नौज को लेकर जो 3 राजवंश के शासक आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उसमें एक प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट वंश, तीसरा राष्ट्रकूट वंश, समझ गया, तीसरा जो है आपको राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों राजवंश कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहा था। इसको याद रखने का ट्रिक है पापर। क्या है? पापर, 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 समझ गया। पा से पाल हो जाएगा, प से प्रतिहार हो जाएगा, र से राष्ट्रकूट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है, समझ गया, आपसे यह पूछा जाता है कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं हुआ? ये 3 रहता है, ऑप्शन में एक और चौथा रहता है, जो ऑप्शन में चौथा रहता है वही उसका उत्तर हो जाएगा, समझ गए। तो ये बात आपसे पूछा जाता है। तो अब देखिएगा कन्नौज, अगर बात हम लोग कन्नौज की करें तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अब देखिएगा राष्ट्रकूट का शासन तो आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूटों का शासन जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में था। अब अगर पाल वंश की बात करें हम लोग, तो पाल वंश का शासन हुआ करता था बिहार और बंगाल में। पाल वंश का शासन कहां हुआ करता था? बिहार और बंगाल में। इसके बाद जो है प्रतिहार, प्रतिहार का ही पूरा नाम है गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार का ही पूरा नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन जो है राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि कन्नौज पर ना तो पालों का शासन था, ना राष्ट्रकूटों का, ना गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो तीनों कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर आपस में लड़ झगड़ रहा था। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई है, उस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया है? तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया है आपको गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने किया है? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, उस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा बार जीत मिली है राष्ट्रकूटों को, सबसे ज्यादा बार हार मिली है पालों को। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम तौर पर जिस राजवंश की जीत हुई है वह आपको गुर्जर प्रतिहार वंश है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम तौर पर जिस राजवंश की जीत हुई है वह गुर्जर प्रतिहार वंश है। और अंततः कन्नौज पर कब्जा करने में सफल गुर्जर प्रतिहार ही रहा। कन्नौज पर कब्जा करने में सफल जो है आपको गुर्जर प्रतिहार ही रहा। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक धारावर्ष हुए या ध्रुव हुए, जिन्होंने कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इनके बाद भी कई सारे शासकों ने भाग लिया था, समझ गए। तो ये चीज है। अब यहां तक कुछ चीजों को लिखिए, फिर आगे बताइए। लिखिएगा दंती दुर्ग ने, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान कर उसे जीत लिया। मालवा का अभियान कर उसे जीत लिया तथा इस उपलक्ष्य में हिरण्यगर्भ यज्ञ
हिरण्यगर्भ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ अर्थात महादान यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ अर्थात महादान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका अदा की। इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका अदा की। इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका अदा की। गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका अदा की। नेक्स्ट पॉइंट, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट वंश के अगले महान शासक दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले महान शासक कृष्ण प्रथम हुए। जिन्होंने एलोरा की गुफाओं को काटकर बेसर शैली में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। 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 कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले महान शासक कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले महान शासक कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले महान शासक ध्रुव या धारा वर्ष हुआ। ध्रुव या धारा वर्ष हुआ। ध्रुव या धारा वर्ष हुआ। हाँ, ध्रुव या धारा वर्ष दोनों एक ही बात है। ध्रुव या धारा वर्ष हुआ जो कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में
जो कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला, भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट वंशी शासक बना, भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट वंशी शासक बना, 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 फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा कन्नौज, हेडिंग मारिएगा कन्नौज, कन्नौज। लिखिएगा डैश देकर, कन्नौज डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। 7वीं 8वीं सदी में सातवीं 8वीं सदी में कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज का सामरिक महत्व, कन्नौज का सामरिक महत्व, कन्नौज का सामरिक महत्व लिख देते हैं, अच्छा शब्द है। कन्नौज का सामरिक महत्व हुआ करता था जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर, 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 कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर, कब्जा करने को लेकर, कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर पालवंश, 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 पालवंश कोमा गुर्जर प्रतिहार वंश, पालवंश कोमा गुर्जर प्रतिहार वंश, पालवंश कोमा गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच, और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष हुआ, राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष हुआ, संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को, इस संघर्ष को इतिहास में, इस संघर्ष को इतिहास में, इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष, इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय लिखना होगा। इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, फुल स्टॉप। इस उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इस संघर्ष की शुरुआत, इस संघर्ष की शुरुआत इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की।
इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की। इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की। गुर्जर प्रतिहारों ने की, फुल स्टॉप। इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की, फुल स्टॉप। गुर्जर प्रतिहारों ने की, फुल स्टॉप। इस संघर्ष में सबसे अधिक बार विजयी, इस संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत, इस संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत, इस संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत राष्ट्रकूटों की हुई। इस संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत राष्ट्रकूटों की हुई। इस संघर्ष में सबसे अधिक बार जीत राष्ट्रकूटों की हुई, कोमा सबसे अधिक बार हार पाल शासकों की हुई। सबसे अधिक बार हार पाल शासकों की हुई। फुल स्टॉप। वहीं इस संघर्ष में, वहीं इस संघर्ष में, वहीं इस संघर्ष में अंतिम रूप से जीत, वहीं इस संघर्ष में अंतिम रूप से जीत, वहीं इस संघर्ष में अंतिम रूप से जीत गुर्जर प्रतिहारों की हुई। गुर्जर प्रतिहारों की हुई। गुर्जर प्रतिहारों की हुई। अंततः 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 कन्नौज पर अधिकार, अंततः कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहारों का हुआ। अंततः कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहारों का हुआ। अंततः कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहारों का हुआ। गुर्जर प्रतिहारों का हुआ। चलिए अब आगे समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है ध्रुव या धारा वर्ष के बाद इस वंश के जो अगले महान शासक हुए तथा इस वंश के जो सबसे महान शासक हुए वह आपको अमोघ वर्ष हुआ। अमोघ वर्ष। अगर बात हम लोग राष्ट्रकूट वंश की करें तो राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे महान शासक हुए हैं उस महान शासक का नाम है अमोघ वर्ष। क्या नाम है? अमोघ वर्ष। और जो अमोघ वर्ष है इनका शासन रहा है 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी। 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी जो है इनका शासन काल रहा है। और जो अमोघ वर्ष था, अगर बात अमोघ वर्ष की जाए तो जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष जो है आपको जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म को मानता था और आपको काफी विद्वान शासक था ये। और आप याद कीजिए जैन धर्म में जो प्राण का परित्याग किया जाता है, भूखे प्यासे रहकर या शरीर को कष्ट देकर के प्राण का परित्याग किया जाता है, जिसे संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है ना जी। तो जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष के विषय में कहा जाता है कि जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण का त्याग किया था। तुंगभद्रा नदी जो है आपको कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में बहने वाली नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। उसी नदी में जल समाधि लेकर जो है इन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया था। अमोघ वर्ष स्वयं भी विद्वान व्यक्ति था और इनके दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। जैसे कि इनके दरबार में जो है आदि पुराण के रचयिता जिनसेन हो गए, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य हो गए, अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन हो गए,
ये सभी विद्वानों की अगर बात की जाए तो ये सभी के सभी विद्वान जो है अमोघ वर्ष के ही दरबार में रहता था। ये सब विद्वान यानी महावीराचार्य, शाक्टायन, जिनसेन, महावीराचार्य, शाक्टायन और जिनसेन, ये सब विद्वान जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे जिन्होंने अलग अलग साहित्यों की रचना की है। नीचे से लिखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक अमोघ वर्ष हुए, अमोघ वर्ष हुए जिनका शासनकाल, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक अमोघ वर्ष हुए जिनका शासनकाल 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक रहा है। ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा अभी जो लिखाएंगे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में, इन्होंने कन्नड़ भाषा में, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक साहित्य की रचना की थी। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, कोमा कोमा आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, कोमा कोमा गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, कोमा अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन, 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 शाक्टायन, अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन, शाक्टायन लिख तो दिए। अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन इत्यादि जैसे विद्वान, इत्यादि जैसे विद्वान अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करता था, इत्यादि जैसे विद्वान अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करता था, अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करता था। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था, अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। फुल स्टॉप। जैनी परंपरा के अनुसार जैनी परंपरा के अनुसार, जैनी परंपरा के अनुसार
जैनी परंपरा के अनुसार तुंगभद्रा लिखना होगा। जैनी परंपरा के अनुसार तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अमोघ वर्ष ने अपने प्राण का परित्याग किया था। अपने प्राण का परित्याग किया था। फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है कुछ अपकमिंग बैच है और नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं हम आपको। 10 से 12 में बीता हुआ कल मतलब कौन तारीख? आज क्या तारीख है? 6 है। आज 5 है या 6 है? 6 है। 5 जून 10 से 12 5 जून से न्यू केमिस्ट्री के मटेरियल के साथ, पुराना केमिस्ट्री का मटेरियल जो है अपडेटेड हुआ है, न्यू केमिस्ट्री के मटेरियल के साथ जो है केमिस्ट्री शुरू हुआ है। जो भी केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या जो बीच से पढ़े हैं या जो जल्दी करना चाहते हैं, टाइम है तो आकर के कर सकते हैं। 10 से 12 बैच वहां चलता है, उस सेंटर पे चलता है। ठीक है, टाइम है 10 से 12, 10:15 बजे या 10:30 बजे से शुरू होता है। ठीक है, ये है। इसके बाद 10 से 12 में ही आपको शनिवार से, ये जो आने वाला शनिवार है, मध्यकालीन खत्म हो रहा है। 10 से 12 में आने वाले शनिवार, डेट आप अपना देख लीजिएगा, मॉडर्न शुरू हो रहा है। यहां पर मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर आने वाला जो 16 जून है, 16 जून से आपके बैच में मध्यकालीन शुरू हो रहा है। 16 जून से जो है आपके बैच में मध्यकालीन शुरू होगा। तो ये बैच को लेकर के जानकारी हुआ, तो आप अपना देख लीजिए क्या कैसे है। आपके बैच में ऐसे हर चीज होगा। जैसे आपको प्राचीन खत्म हुआ, देखिए सबसे पहले पॉलिटी हुआ, फिर इतिहास में प्राचीन खत्म हुआ, मध्यकालीन होगा, फिर आधुनिक होगा, फिर ज्योग्राफी आएगा। फिर शाम वाला बैच में पहले जो है पॉलिटी हुआ, फिर ज्योग्राफी चल रहा, फिर हिस्ट्री आएगा। समझ गए? तो हर बैच में हर चीज होगा। समझ गए? यही है, किसी को जल्दी खत्म करना है तो 2 बैच कर लीजिए आप अपना। समझ गए? चलिए अब आ जाइए। अब जो है जितना बताए हैं उतना एक बार याद करते हैं, फिर आगे अगर टाइम बचेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं टाइम बचेगा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। ठीक है, चालुक्यों की कितनी महत्वपूर्ण शाखा? कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा। चालुक्यों की तीनों शाखाओं में सबसे प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण शाखा वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? किसने किया है? इस वंश का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, इस वंश का सबसे महान शासक, वातापी या बादामी वंश के सबसे महान शासक, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब से कब तक? पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब से कब तक? 609 से 600। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की है? महाराजा धीराज। और पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? ऐहोल प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन है? पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित किया?
पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव वंशी शासक को पराजित पुलकेशिन द्वितीय किस पल्लव वंशी शासक से पराजित हुआ? नरसिंह वर्मन, वातापी या बादामी वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या किसने कर दी? और दंती दुर्ग ने वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के स्थान पर कौन वंश के शासन के कौन वंश? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रकूट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रकूट काल में किस भाषा का सबसे ज्यादा विकास है? राष्ट्रकूट काल में किस भाषा का सबसे ज्यादा? किस भाषा का? कन्नड़ भाषा के तिर्रत। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? राष्ट्रकूटों की राजधानी। दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया, मालवा को जीता। मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में कौन यज्ञ करवाया था? कौन यज्ञ? दंती दुर्ग जब हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था तो कौन द्वारपाल की भूमिका अदा किया? गुर्जर प्रतिहार ने। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कर कौन शैली में बनाया गया? कौन शैली में? कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट वंशी शासक। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें कौन कौन सा राजवंश भाग लिया? कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उसमें कौन कौन सा राजवंश भाग लिया? पाल प्रतिहार। और इसकी शुरुआत किसने की? सबसे ज्यादा बार हार, सबसे ज्यादा बार जीत, अंतिम रूप से जीत, कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहा। कौन सफल रहा? राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक। अमोघ वर्ष का शासनकाल कब से कब तक? अमोघ वर्ष का शासनकाल कब से कब तक? इन्होंने कन्नड़ भाषा में कौन साहित्य की रचना की है? कन्नड़ भाषा में कौन साहित्य की? कवि राजमार्ग के रचयिता, आदि पुराण के रचयिता, गणित सार संग्रह के रचयिता, अमोघ वृत्ति के रचयिता, जीनसेन, महावीराचार्य, शाक्टायन जैसे विद्वान किसके दरबार में? ये किस धर्म को मानता था? कौन धर्म को? कौन नदी में जल समाधि लेकर प्राण कर? कौन नदी में? तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर किस शासक ने अपने प्राण का परित्याग? किसने? अमोघ। क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना रहेगा, करवा देंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा आप लोग।